अभी तुम्हारे नीट के एग्जाम को हुए 3 महीने हो चुके हैं एंड इतनी जल्दी तुम्हारा टाइम बीत गया। अभी 3 महीने गए, 3 और जाएंगे, फिर 3 और, फिर 3 और, एंड फिर नीट 2024 आ जाएगा। 1/4 हमारा टाइम ऑलरेडी जा चुका है। हमारे पास 3/4 ऑफ टाइम बचता है अभी प्रिपरेशन के लिए, एंड उसमें से भी लास्ट का जो 1/4 टाइम होगा वो भी तुम रिवीजन को कंट्रीब्यूट करोगे। तो एक तरीके से हमारे पास सिर्फ आधा टाइम बचता है, यानी कि 5 से 6 महीने बचते हैं हमारे पास इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए, जितना हमें पढ़ना है। और जो बचा टाइम है उसमें हम रिवाइज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कंप्लीट रोड मैप कि 695 प्लस लाना क्या पॉसिबल है। पहले तो ये क्वेश्चन ही अराइज होता है दिमाग में, क्या ये पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, क्या तुम उतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, क्या तुम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे बताने से कुछ नहीं होता यार, बात यह है कि तुम खुद कितनी पढ़ाई करते हो। ठीक है, जिस बच्चे को भूख होगी कि नहीं मुझे लाना ही है किसी भी हालत में 700, तो वो ले आएगा। और जिसे ये होगा कि हाँ ठीक है क्या पता आ जाए, और मेहनत करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, इतना करोगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, डिटरमाइंड रहो एक चीज़ को लेकर, एक टारगेट फिक्स कर लो। ठीक है, एंड ये मैं या किसी और यूट्यूबर या किसी और इंसान की बातों में मत आओ कि तुम 1 महीने में एम्स दिल्ली चले जाओगे, 3 महीने में एम्स ढोलकपुर चले जाओगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। कोई तुम्हें क्यों बताएगा तुम कितने महीने में कहाँ जाओगे, वो तो तुम्हारी मेहनत डिटरमाइन करेगी ना तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मैं बोलूँगा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरे बोलने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। तुम अच्छे हो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे मार्क्स भी कम आते हैं और तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो, टाइम वेस्ट करते हो फोन पर, और मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम 1 महीने में एम्स दिल्ली चले जाओगे, मेरी वीडियोज़ देख लो बस, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा ना। प्रॉपर एक रोड मैप बनाएंगे कि हम कैसे बिल्कुल जीरो से शुरू करके 8 महीने 9 महीने के अंदर हम नीट के उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करें और किसी अच्छे एम्स में हमारा एडमिशन हो। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला तो देखो कि कितना टाइम है तुम्हारे पास, दूसरा देखो कि तुम्हें पढ़ना कितना है। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना बचता है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, मान लो अगस्त का महीना हटा दो तुम, 15-20 दिन जो भी हैं अभी। मान लो कभी तुम्हारी तबीयत खराब होगी, कभी मन नहीं करेगा, कभी बाहर जाओगे, जो भी इशू है व्हाट्सएवर भी द रीज़न, तो मैं रफली मानता हूँ कि 8 महीने बचते हैं। सितंबर से शुरू करो अगर तो इन 8 महीनों के अंदर लास्ट के 3 महीने तुम रिवाइज करने में लगाओगे, बचते तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने। और 5 महीनों का मतलब होता है 150 डेज, 150 दिन। ठीक है, और हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, ऑलमोस्ट रफली 100 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा अगर तुम यूनिट एंड डायमेंशन को एक चैप्टर मान लो, वेक्टर को एक चैप्टर मान लो, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारे 100 चैप्टर हो जाते हैं रफली। ठीक है, तो इन 100 चैप्टर को पढ़ने के लिए 150 दिन का टाइम है। मतलब तुम्हें एक रफ अंदाज़ा लग रहा होगा कि तुम्हें हर 1.5 डे पे एक चैप्टर कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। तो कितना ज़्यादा तुम्हें पढ़ना है तुम समझ पा रहे हो। अगर 3 दिन के अंदर तुमने 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है, मतलब तुम कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और एक और चीज़ है कि मैंने ये ऑन एन एवरेज बोला है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम जेनेटिक्स जैसा चैप्टर और मॉलिक्यूलर बेसिस जैसा चैप्टर को एक दिन में ही खत्म कर दो। ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता लग सकता है ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक में। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग जिस पेज पे पढ़ा रहा है उस पेज पे पढ़ो, लेकिन मेक श्योर कि कोचिंग में जितना पढ़ा दिया गया है उतना तुम्हारा यू शुड बी थरो विद इट। ऐसा नहीं है कि तुम उसको भूल जाओ या उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये सोच होता है कि यार हमारी कोचिंग में सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अरे तो कोचिंग में स्लो चल रहा है तो चल रहा है। मान लो मई में तुम्हारा नीट है, अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है ना कि मार्च तक तुम मान लो प्रॉपर बोलोगे कि यार अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ है। तो अगर मान लो तुम्हारे 100 में से 90 चैप्टर करवा दिए गए हैं, तो क्या तुम्हारे 90 के 90 इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर सिर्फ पूरा पेपर उनसे आए और तुमसे नीट दिल्ली को कह दिया जाए तो तुम पूरे मार्क्स ले आओगे? ऑब्वियसली नहीं ना। तो मेक श्योर कि जितना पढ़ा दिया गया उतना रिवाइज करो और अपने टीचर पे भरोसा रखो, वो सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। देर से कराएं चाहे पहले कराएं, सबके लिए देर से होगा, अगर होगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो इसीलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो एंड मेक श्योर कि जो पीछे का पार्ट है उसको रिवाइज करते रहो लगातार। नीट को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा NCERT। ठीक, NCERT जो है, पहले का पैटर्न क्या होता था कि पहले क्वेश्चंस बाहर से आते थे, लोग ट्रूमैन्स और ये सारी किताबें पढ़ते थे। ठीक है, यूरोडोप सॉल्व करते थे कुछ लोग फिजिक्स में, कुछ लोग एन अवस्थी। ठीक है, ये सब अब वो ट्रेंड जा चुका है, DC पांडे वगैरह ये सब ट्रेंड जा चुका है। मतलब आई से DC पांडे स्टिल रिलेवेंट, बट आई एम सेइंग कि जो ये ट्रूमैन्स और ये सब पुरानी किताबें थी, मॉड्यूल पढ़ना एलन का, ये सब ट्रेंड जा चुका है। हमें एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से खुद को ट्रेन करना होता है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब तुम जान रहे हो कि 100% क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें बाहर की चीज़ें पढ़ने में, मोटे मोटे मॉड्यूल्स पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में जिनके अंदर रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं, NCERT से बाहर की चीज़ें क्यों पढ़ें। लोग कहते हैं कि अगर कहीं बाहर से आ गया तो उसके लिए ठीक है, मान लो बाहर से आ गया तो बाहर से क्या पूरा पेपर आ जाएगा? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मान लो तुम 5 क्वेश्चन आते हैं बाहर से, तुम वो छोड़ देना, तुम फिर भी 700 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, अगर तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी है कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं NCERT की चीज़ें तो मेरे बिल्कुल टिप पर है। और एक चीज़ याद रखना, अगर NCERT की चीज़ें तुम्हारे टिप पर है ना, तो तुम बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो 720। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ो, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे तो मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इनके अंदर जेनेटिक्स वगैरह में थोड़ा बाहर का पढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, पेडिग्री हो गया, पेडिग्री समझने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, एपिस्टैसिस हो गया, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स के अंदर जिसमें बेसिकली तुम्हें बाहर से थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसमें बिल्कुल स्टिक करो NCERT में। एनिमल किंगडम में बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता सिर्फ NCERT से है। ठीक है, और अगर एनिमल किंगडम में तुम्हें लगता है कभी नीट में कुछ बाहर से आया है, तो वो एक्चुअली एनिमल किंगडम का नहीं, वो अर्थवर्म और फ्रॉग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो कि हम पढ़ते नहीं है फ्रॉग और अर्थवर्म, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बट कई बार उससे पूछ लिया जाता है सवाल है ना, क्योंकि NCERT जब भी प्रिंट हो रही है तो प्रिंटेड NCERT में तो अभी वो चैप्टर्स आ रहे हैं प्रिंट होकर के, तो एक बार पढ़ लेना, आई गेस कुछ बुराई नहीं है, 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने तो पढ़ लिया था फ्रॉग और अर्थवर्म दोनों। एक क्वेश्चन अर्थवर्म का था, हाइपोस्टोम करके कुछ आया था, तो मैंने सही कर दिया था। एंड अगर NCERT हम बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है,
तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है ना कि फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं होती है, इसमें आपको पॉइंट्स टू पॉइंटर देखना होता है, आप टेबल्स दिए हुए हैं वो देखना होता है और इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने होते हैं, ठीक है, और लास्ट में जो समरी का टेबल होता है वो देखना होता है। तो आप पूरी चैप्टर को पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते इसके अंदर। बेसिकली हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है मेड मेंटोर्स, उसके अंदर हमने क्या करा है, हमने यही करा है कि पूरे चैप्टर को कवर करके आपके सामने शॉर्ट में कर दिया है, ताकि आपको सिर्फ पता रहे कि आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, ठीक है। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनसीईआरटी की जो भी लाइन्स है, सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपको, उतना हमने एक जगह फॉर्मेट में हम उतना जो है कंपाइल करके आपको एक पीडीएफ बना के दे देंगे। आपको सिर्फ उतना पढ़ना होगा, उतना पढ़ करके आपका काम हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी उठानी नहीं पड़ेगी और आप पूरी एनसीईआरटी कवर भी कर लोगे सिर्फ एक पीडीएफ से। तो फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी का ये रोल था। कमिंग टू केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक लाइन एक वर्ड याद होना चाहिए एनसीईआरटी का तुम्हें उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके अंदर थोड़ा सा बाहर से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके लेक्चर्स देखना, इनका नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फॉर एग्जांपल तुम्हारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स में ना नोट्स मत बनाओ, इनमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी से ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। एनसीईआरटी के डेटा को याद रखो, एक चीज़ याद रखो, इनके टेबल्स के अंदर बहुत सारे डेटा दिए हुए रहते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, उस डेटा को कलेक्ट करके अपना एक ऑर्डर बना लो खुद से और सीक्वेंस याद कर लो। जैसे कि एटॉमिक रेडियस का होता है, तो एटॉमिक रेडियस का हमें टीचर पढ़ा देते हैं, बट आयोनिक रेडियस का नहीं पढ़ाया जाता है, डेंसिटी का बहुत जगह नहीं बताया जाता है, तो उसका खुद से ऑर्डर बनाओ और खुद से याद कर लो। ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें पता है 11th की लास्ट वाले पार्ट का जो एनसीईआरटी है वो भी इंपॉर्टेंट है और 12th का जो सेकंड पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो जीओसी के अंदर मैंने पहले बोल रखा है बहुत वीडियोस में कि तुम्हारा वो जो प्यूरिफिकेशन वाला जितना भी है, एक एक डायग्राम के साथ हर चीज़ देखोगे, रिटार्डेशन फैक्टर ये सब चीज़ें दे रखी है वो देखोगे, हाइड्रोकार्बन क्लास में तुम्हारा कार्सिनोजेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सब देखोगे। मतलब ये है कि तुम हाइड्रोकार्बन और तुम्हारा जीओसी ये तुम एनसीईआरटी से करोगे प्रॉपर्ली, और वो जो तुम्हारे 4 चैप्टर आते हैं 12th के अंदर वो भी तुम एनसीईआरटी से ही करोगे, है ना। एंड लास्ट के जो 3 चैप्टर है तुम्हारे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, नेचुरल लाइफ, वो भी तुम्हें एनसीईआरटी से ही करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर है, ठीक है, तो उसके अंदर कॉमन नेमिंग दे रखा है, ठीक है। तो किसी का भी आईयूपीएसी नेम देखो और उसके कॉमन नेम्स देखो, जैसे वैनिलीन है और बाकी अलग अलग स्ट्रक्चर है उनका वो देख लो कि इसका क्या है एंड कौन कैसे मिलता है, कुछ दे रखे हैं चीज़ें, वो सब याद कर लो, ठीक है। जैसे लाइक एल्कोहल होता है तो मतलब जो भी एल्कोहल बनाया जाता है तो लोग उसको ड्रिंक ना कर ले, कंज्यूम ना कर ले वहाँ फैक्ट्रीज में, तो उसमें लाइक कॉपर सल्फेट डाला जाता है कलर के लिए, फिर तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल जाता है ताकि वो लाइक पॉइजनिंग हो जाता है उससे। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल पे, तो क्या फिजिकल की एनसीईआरटी में पढ़नी होती है। देखो आई वुड से अभी इतना टाइम नहीं है तो अभी मत पढ़ना, बहुत मन करे तो सॉलिड स्टेट्स और सरफेस केमिस्ट्री एक बार देख लेना, ठीक है। उन सब के अलावा फिजिकल के जितने भी चैप्टर्स होते हैं और जो मिड मेंटोर्स में हमारे टेस्ट होते हैं, हम उसके अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करवा देते हैं, लिटरली एक एक लाइन हम आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके देते हैं। वो जो टेस्ट होता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, हर वीकेंड पे जब आपका टेस्ट होता है, हर संडे वो टेस्ट होता है, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन हर एक चीज़ एनसीईआरटी से होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट कंडक्ट करवाया तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी कि एड्स को ट्रीट करने का ड्रग कौन सा होता है, कैंसर के लिए कौन सा होता है, सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, एजिडोथाइमिडीन, ठीक। उसके अलावा फिर तुम्हारा वो वाला पूरा टेबल जिसके अंदर तुम्हारा मेगा, गीगा एंड बाकी सारे एक्सटेंडेड यूनिट्स का वो, अपार्ट फ्रॉम दैट किस साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन था, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एसआई यूनिट वाले और बाकी चीज़ें हर एक चीज़ करवा दिया गया है उस एक टेस्ट पेपर के अंदर। इसी तरीके से हर चैप्टर को कवर कराया जा रहा है कि एनसीईआरटी तुम्हारा बिल्कुल भी ना छूटे। बायो के अंदर बहुत लोग करवाते हैं बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं करवाते हैं, जिस वजह से लोगों की केमिस्ट्री वीक रह जाती है, नंबर कम आते हैं। इस साल ही तुमने देख लिया होगा केमिस्ट्री का हाल, इसलिए हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत बच्चों को उससे हेल्प हो रहा है। ये मेथड्स फॉलो करके ना लोग के 300 से 600 तक मार्क्स जा चुके हैं। कमिंग टू बायोलॉजी, बायो के अंदर एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी को सिर्फ रीडिंग लगाते हैं, एनसीईआरटी को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें एनसीईआरटी को समझना है कि एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी कैसी, किस लाइन का क्या मतलब है ना, हर लाइन को रिलेट करना है। तो एक और तरीका जो मैंने लाइक अपने मेड मेंटोर्स वाले उसमें सब बच्चों को बता रखा था पहले से ही, उसमें तुम्हें ये करना होता है कि तुम एक एक लाइन से ना क्वेश्चंस फॉर्म कर लो एक नोटबुक पे और उसके बाद उसको याद कर लो, ठीक है। अभी हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं कि हम खुद से बनाएंगे, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम इनऑर्गेनिक का कर लो, ठीक है। बायो के अंदर तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाइन को पढ़ो एंड फिर उसको याद करो, है ना। एंड क्या करो कि तुम टेस्ट जब भी देते हो तो मेक श्योर कि तुमको ये चीज़ याद है कि किस लाइन से ये मतलब क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। और अगर तुम्हारे टेस्ट में गलती होती है और मान लो उसी लाइन से गलती हुआ है तो कुछ मत करो, उसके ऊपर वाला जो पेपर है उसको फोल्ड कर लो, मतलब बुक के कोने को फोल्ड कर लो एंड फिर उसको दोबारा देखना, रिवाइज करना। होता क्या है कि तुम्हें ये पता चलेगा, जो पेज तुम्हारा जितनी बार फोल्ड रहेगा तुम्हें वो पता चलेगा कि यार मेरा ये पेज यानी कि इस पेज के टॉपिक्स जो है मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो जब भी तुम रिवाइज करोगे तो तुम उस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अब आते हैं प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें ही करनी होती है, ठीक है। एंड कोशिश ये करो कि तुम कोई भी पैकेज लगा रहे हो, मान लो तुम फिजिक्स वाला का पैकेज करते हो या आकाश का करते हो, एरन का करते हो, अकेडमी का करते हो, किसी का भी मॉड्यूल करते हो तो मेक श्योर उसी को करो और 3 से 4 बार करो। कोई भी मॉड्यूल कोई भी पैकेज खराब नहीं होता, ठीक है। सबके अंदर क्वेश्चन वही यार इंटरनेशनल ऑथर के छापे हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई अपने से खुद के क्वेश्चन बनाता नहीं है यहाँ पे। एस सी वर्मा सर, डी सी पांडे और कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अपनी बुक बनाई है, उसी बुक से क्वेश्चन इधर उधर लेते हैं, थोड़ा बहुत डेटा चेंज करते हैं और फिर उसको मॉड्यूल में डाल देते हैं, तो मोर और लेस क्वेश्चन वही उनके बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मॉड्यूल करो उसी को 3-4 बार करो। बात ये है ना कि तुमने ये सुना होगा, ब्रूस ली का एक कोट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स वन टाइम, मतलब मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 तरीके का किक प्रैक्टिस किया हो एक बार, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन किक 1000 टाइम्स।
बट उसे उस इंसान से डर ज़्यादा लगता है जिसने 1000 बार एक ही किक को प्रैक्टिस किया हो, 1000 बार एक ही चीज़ को करा हो, वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू जिस इंसान ने एक ही चीज़ 1000 बार करी हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इफेक्टिवली करो चीज़ों को 3 बार 4 बार, जो कर लिया है उसी को करो, ठीक है ना। अपनी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको स्ट्रेंथन करो, बहुत ज़्यादा ऐसा सुपरफिशियल मत पढ़ो, ठीक है। पढ़ो जब भी तो डीप पढ़ो, ठीक है, डेप्थ में पढ़ो, लाइक जस्ट विड्थ मत बढ़ा जाओ कि हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। कहीं कहीं पे थोड़ा डेप्थ में जाना ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें समझ में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट वीकली देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे हमारी कोचिंग जहाँ पे थी, तो हमारे कोचिंग में हर हफ्ते मॉक टेस्ट करवाया जाता था। एंड ट्रस्ट में बस एक यही रीज़न है कि हमारे यहाँ 200 300 400 बच्चों में से 60 लोग सेलेक्ट होते थे। वहाँ पे इतने सारे टेस्ट होते थे, तो टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी के भी सिलेक्शन में, ठीक है। मैंने सुना है आइलैंड में 21 दिन में टेस्ट करवाते हैं, आकाश में भी 2-2 हफ्ते पे करवाते हैं। तो तुम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कह रहा कोचिंग में इनरोल हो तो कोचिंग छोड़ दो, लेकिन मेक श्योर कि हफ्ते तुम टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो प्रॉपर 720 मार्क्स का। तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और एक टेस्ट में नंबर कम आ गए ना, तो उभर के तुम अगली पढ़ाई करने लग जाओगे 2 दिन के बाद ही कि हाँ तो टेंशन होगा यार, नंबर कम है। फिर मान लो संडे को टेस्ट दिया, मंडे ट्यूसडे डिप्रेशन में रहोगे, तो से पढ़ाई चालू, फिर पढ़ोगे, फिर टेस्ट दोगे, तो फिर आदत हो जाएगा। ऐसे क्या हो कि 21 दिन तक टेस्ट के लिए पढ़ोगे, तो मान लो आज तुमने शुरू किया 1 तारीख को, 21 तारीख को तुम्हारा टेस्ट है, 20 तारीख तक आते आते 1 से लेकर के 10 तक जो तुमने पढ़ा वो तुम भूल जाओगे। तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए वीकली टेस्ट देना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी कोचिंग में ये चीज़ नहीं करवाई जाती है, मेक श्योर इनरोल करो। एंड हमारे मेंटोर्स के अंदर हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर हफ्ते बता देते हैं कि जैसे सपोज किसी को बता दिया गया इस हफ्ते आपका लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट होने वाला है, प्रिपेयर रहना, तो वो प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेगा अपना सारा कुछ। एंड उसका फिर संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद संडे को टेस्ट होगा, मंडे को आंसर की जाएगी, आंसर की जाने के बाद फिर मैच करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। फिर टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी होता है। हर एक क्वेश्चन को देखो, समझो वो तुमसे गलत क्यों हुआ है ना। और फिर हर एक क्वेश्चन में तुम ये भी देखो, जैसे सपोज तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो हो सकता है 1 का आंसर A हो, तुमने सही किया हो, बट मेक श्योर कि B C D वो किसके आंसर हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्साइल प्रेजेंटेशन का। मान लो टोमेटो लिखा हुआ है, पोटैटो लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रिंजल लिखा हुआ है और एक और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है उसका आंसर टोमेटो हो, तुमने वो सही लिखा हो, बट ये देखो ना कि फिर पोटैटो किसका एग्जाम्पल है और ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है। समझ रहे हो कि तुमने एक क्वेश्चन से तुमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। और कोई भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तुरंत एनालाइज करते टाइम ही रोको अपने आप को। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके एनसीईआरटी में जाकर पेज खोलो और उसको तुरंत पढ़ो, पूरा पढ़ो। अगर उसका एक टॉपिक गलत हो तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ दो, ठीक है। अगर एक्साइल प्रेजेंटेशन गलत हुआ तो पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ लो और फिर अगले क्वेश्चन को जाके देखो टेस्ट में, ठीक है। एनालिसिस के बीच में पढ़ोगे ना तो नीड ऑफ अर्जेंसी होगी कि नहीं टेस्ट का एनालाइज करते करते पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। वरना क्या होगी, टेस्ट देखोगे बोलेंगे हाँ ठीक है ये सब वीक है, बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में पढ़ने का टाइम कभी नहीं आता है। तभी करो, हो सकता है तुम्हें पेपर एनालाइज करने में 6 घंटा लग जाए, वो पेपर तुमने कंप्लीट एनालाइज कर लिया, अब उस पेपर को फेंक दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सेइंग कि मतलब बाद में ऑब्वियसली काम आएगा, लेकिन मेक श्योर कि इतना वो कर लो कि उस पेपर का सारा कुछ निचोड़ के तुम एक बार अच्छे से कर लो कि तुम्हें बार बार वो चीज़ करनी ना पड़े। एंड अगेन लाइक मेरे मेंटर्स पे हम एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं जहाँ पे भी जैसे डाउट होता है, एंड इनफैक्ट लाइक ट्रिक्स बताते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है, तो R की वैल्यू 8.314 होती है, हम ये जानते हैं, बट और R की वैल्यू 0.0821 भी होती है, ये भी हम जानते हैं। कैलकुलेशन में कभी भी अगर R आता है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है और हमें लगता है यार गैस स्टेट कितना ज़्यादा अजीब चैप्टर है, इतना टाइम लगता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है। यू आर डूइंग इट रॉन्ग। 8.314 को अगर तुम 25/3 लिखोगे तो भी सेम होता है। और तुम सोच के देखो 25/3 इंटू 300 केल्विन तुम्हारा टेम्परेचर, क्योंकि हर बार नॉर्मल रहता है ज़्यादातर टाइम, डायरेक्ट 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा 0.0821 को यू कैन राइट 1/12 उसके जगह पे, आंसर सेम आएगा तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। एंड अप्रॉक्सीमेशन करके कैलकुलेशन करना, ये सब हर एक चीज़ सिखाया जाता है कि सपोज तुम आंसर निकाल दो ट्रिक से, ठीक है, हो सकता है आंसर 12 हो, तुम्हारा 11.9 आ जाए, 12.2 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता ना। एक ऑप्शन तुम्हारा 12 होगा, एक तुम्हारा 20 होगा, एक तुम्हारा 9 होगा, एक तुम्हारा 50 होगा, तो 12 के आसपास की वैल्यू वो लगा दो, ठीक है। इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन, ये भी हम सिखाते हैं मेंटोर्स के अंदर। फिर उसके बाद डेली टारगेट तुम्हें सेट करना होता है। कभी भी रोज़ अपना एक टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे ये पढ़ना है। कोशिश करो कि रात में सोने से पहले ये चीज़ लिखो कि कल मुझे अगले दिन क्या क्या पढ़ना है एंड मैंने क्या क्या कवर करना है अभी और, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास 12th के 11th के सारे, बायोलॉजी के स्पेशली। उस डायग्राम्स को तुम अच्छे से प्रॉपर उसके लेबलिंग के साथ साथ, जैसे सपोज न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन का कौन सा क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स है, कोरोनल है, सजाइटल है, तो वहाँ पे सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन लिखा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना कई बार पूछ ली जाती है। उन सब के अलावा तुम्हारा जैसे लेबलिंग दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक्चुअली प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डायग्राम में दे रखा है कि पेपिवर हो गया, माइकेलिया हो गया, इनके जो तुम्हारे एग्जांपल्स ना टेक्स्ट में नहीं है, बाकी डायग्राम में दे रखा है। पॉलन टैबलेट के बारे में कि 30 पॉलन टैबलेट है, इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया, ये सब मुझे याद है, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उस तरीके से एनसीईआरटी के डायग्राम्स तक को याद कर लेता कि उस पॉलन टैबलेट के अंदर कितने टैबलेट दिए हुए हैं, 30 टैबलेट थे, कहाँ से इंपोर्टेड है, इंग्लैंड से। तो मतलब ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ आएंगी, बट तुम बस ये देखो, डेडिकेशन देखो, लेवल देखो, किस लेवल तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है। इससे ये नहीं होगा कि तुम्हारे एग्जाम में आ ही जाएगा, बट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मुझे भाई इतने हद तक एनसीईआरटी याद है कि तुम मुझसे कहीं से भी पूछ लो। जिस बंदे को एनसीईआरटी का पेज नंबर तक याद हो जाएगा, उसे एनसीईआरटी की लाइंस कैसे नहीं याद होंगी। ऐसा थोड़ी पेज नंबर पहले याद करेगा, लाइन बाद में याद करेगा। तो वही चीज़ है कि एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दो और रटो,
मुझे लाइक इतने अच्छे से एनसीईआरटी याद है, ऐसा नहीं मैंने 50 बार पढ़ा था। वीडियो में कुछ लोग कह देते हैं कि 40 बार 50 बार। गाइस मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? नहीं पढ़ना होता 40-50 बार, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, हो जाएगा बहुत आराम से। वो कोई TMCH का कोई यूट्यूबर है, मैंने देखा था, वही कह रहा था 50 बार एनसीईआरटी पढ़नी। 50 बार नहीं पढ़नी होती, 3 से 4 बार पढ़ो, काफ़ी है उतना, ठीक है ना। बेसिकली क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। तुम 100 बार पढ़ दो लेकिन हर बार रीडिंग मार के छोड़ दो तो कैसे याद होगा? मैंने एनसीईआरटी सिर्फ 3 या 4 बार पढ़ी थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मुझे एनसीईआरटी के प्रॉपर याद था कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है। एग्जैक्ट लाइन्स नहीं आती क्या क्या लिखा हुआ है, बट इतना तो मुझे कोई भी वर्ड कोई भी टॉपिक बताओगे ना, सपोज मुझे तुम ये बताओगे सेल साइकिल के अंदर जीवन फेज कहाँ दे रखा है, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा ये सेकंड पेज पे दे रखा था जीवन के बारे में। उसके फिर पेज पलटे G0 लिखा हुआ है वहाँ पे, फिर प्रोलिफरेट वर्ड लिखा हुआ था, मुझे वहाँ से आता है। फिर अगले पेज पे डायग्राम है, फिर अगले पेज पे यहाँ से मियोसिस शुरू हो जाता है। तो एक एक चीज़ जो है ना तुम्हें उस तरीके से याद होगी, ठीक है। तो उस लेवल पे जाकर के एनसीईआरटी को पढ़ो। एक एक चैप्टर पढ़ने में तुम्हें 3-4 घंटे लग सकते हैं, लगाओ। बाद में यही चीज़ें तुम्हारे टाइम को सेव करेगा, ठीक है ना। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम्हें फिर बाद में वही चीज़ रियलाइज होगी कि यार मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ करके ना बहुत अच्छा करा, मैंने डीपली पढ़ाई करी, मैंने समझ के पढ़ाई करी है, जिससे ये हुआ है कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा क्विकली रिवाइज हो जा रहा है मेरा, ठीक है ना। वरना फिर अगर तुम बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहोगे तो तुम सिलेबस खत्म करोगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो समझ के पढ़ना ज़रूरी है। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, रटना थोड़ी है हर चीज़ यार। खुद सोचो ना, बायोलॉजी के अंदर अगर तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो हर चीज़ अगर समझोगे कि कैसे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओरिएंटेशन क्या है, किडनी का कलर क्या होता है, किस लंबर वर्टिब्रा तक सिचुएटेड होता है, उसका डायमेंशंस क्या है, कितना वेट है, कितने नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी होती है 1 मिलियन, हर एक चीज़ समझ के अच्छे से प्यार से पढ़ो, चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी, ठीक है। तो लाइक टारगेट डेली का सेट करो, है ना। एंड हम डेली टारगेट्स भी प्रोवाइड करते हैं तुम्हें कि तुम्हें डेली क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। जो तुम्हारा खुद का चल रहा है वो अलग चीज़ है। सपोज बोल देगा कि आज तुम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री प्रॉपर पढ़ लेना पूरा सब लोग, एंड रात में फिर बताना तुमने करा या नहीं करा। तो लोग देखते हैं उस टारगेट को, फिर पूरे दिन कवर करते हैं टारगेट को, फिर रात में आकर रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भैया मैंने ये कर लिया। और अगर नहीं कर पाते तो भी बता दे कि यार मेरा ये इशू आया था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं अगले दिन कर लूँगा। और अगले दिन कर करके इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि हाँ मैंने ये चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक। उसके अलावा क्या होता है कि इवनिंग में, शाम में जब भी तुम ऐसा छत पर टहलने जाओ या कहीं पर भी जाओ, आई वुड सजेस्ट कि सनसेट के टाइम पर थोड़ा सा बाहर निकलो अपने कमरे से, एक जगह बंद होकर मत रहो, कहीं पर भी बाहर जाओ, छत पे चले जाओ। मैं जब अपने घर पर था तो अपने घर के छत पे जाता था, जब मैं कोचिंग में रहता था तो कोचिंग के छत पे जाके चले जाता था, बीच में जब ब्रेक होता था तो एंड वहाँ पे जाकर खुद से सेल्फ टॉक करता था कि बताओ काशिफ कैसा रहा आज का दिन, और बताओ काशिफ पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है लाइफ में, बढ़िया चल रहा है। खुद को ये बोलते थे कि अभी कहाँ पर हो, अलीगढ़ में हो, कोचिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यहाँ पे कोचिंग, घर पर होना चाहिए तुम्हें, घर पर क्यों नहीं हो, यहाँ घर से क्यों आए हो, यहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करो, है ना, मेहनत करो। खुद से यही सब सेल्फ टॉक करता था, खुद को बोलता था कि हो जाएगा यार सिलेक्शन, बिल्कुल होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि तुम इतनी मेहनत डाल रहे हो इस चीज़ में, ठीक है। तो खुद से सेल्फ टॉक किया करो और मोटिवेटेड रहो, ठीक है। यही है, ठीक है। इन द एंड तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। खुद दिमाग लगाओ, 25-25 लाख लोग जिस एग्ज़ाम को देंगे आने वाले टाइम पे, उसके अंदर मुश्किल से तुम्हें अगर एम्स चाहिए तो 5000 के अंदर रैंक लानी होगी। 25 लाख के अंदर 5000 कितना कम रेशियो है, तो भी मैं 5000 गिन रहा हूँ, ठीक है। टारगेट तुम सबने एम्स दिल्ली बना रखा होगा तो उसमें तो 50 सीट ही होते हैं। क्या तुम्हें लग रहा है तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कितनी भी पढ़ाई कर रहा हो, उससे स्टिल एक लेवल ऊपर बचता है कि तुम और कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नहीं पढ़ रहे हो या तुम नहीं कर रहे हो, बट ऑनेस्टली तुम खुद जानते हो कि तुम कितना कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें अपना खुद का कैलिबर पता होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपनी कैलिबर अगर तुम्हारी 100% की है तो तुम 100 पे चलो, ठीक है। खुद को 50% 40% मत करो कि लास्ट में आकर रिग्रेट करो। ड्रॉप थोड़ी लेना है यार, कितने बार करोगे एक ही चीज़ को, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर आदत लग जाती है ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप। लाइफ में बहुत कुछ है ना यार, ये नीट ही थोड़ी हर चीज़। एग्जाम है, ठीक है, देंगे, निकलेंगे, खत्म करेंगे, होता होता नहीं होता नहीं होता, अपना ट्राई तो किया ना। अगर तुमने ट्राई भी कर लिया, मेहनत भी कर लिया ना, ज़िंदगी में गारंटीड सक्सेसफुल बनोगे। रीज़न बीइंग कि क्योंकि तुमने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करना सीख लिया, ठीक है ना। तुमने मेहनत करना सीख लिया कि एक दिन में अगर कोई काम है तो 15 घंटे में उस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, तुमने डेडिकेशन सीख लिया। यही चीज़ें होती है तुम्हें नीट में सिखाने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके 100 नंबर भी आते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदे ने मेहनत की है, उसने पढ़ाई की है, वो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करेगा, ठीक है ना। एंड लास्टली मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया है तुम देखोगे कि ट्रेंड फॉलो होता है। एक साल जो आ गया अगले साल भी वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर हर चैप्टर को पढ़ने के बाद जरूर करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर 2 टाइप के बुक्स आते हैं, एक MTG का आता है, एक अरिहंत का आता है। आई वुड सजेस्ट MTG का, क्योंकि MTG के अंदर कम एरर दे रखे हैं एज फार एज आई नो अरिहंत से, ठीक है। तो MTG के तुम बुक्स खरीद लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तीनों 32 ईयर्स 35 ईयर्स जितने भी अब हो गए होंगे मुझे नहीं पता, वो ले लो एंड उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। फ़ोन में PDF डाउनलोड करके मत करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो तुम्हें बार बार काम आएगा, बार बार तुम्हें देखना होगा, हर चैप्टर देखना होगा। तो एक बार फ़ोन में PDF थोड़ी खोलोगे, प्रॉपर हार्ड कॉपी खरीद लो, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद 200-300 का आता होगा, तुम्हारे 600-700 में हो जाएगा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर तुम अपनी पढ़ाई पे 600, 700, 1000, 2000 रुपये खर्च करते हो तो दैट इज़ वर्थ इट, ठीक है। जब मुझे ऐसे बुक्स खरीदना होता था या कुछ ऐसा लेना होता था तो मतलब मेरी बड़ी बहन है, शी यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं तुम इतना कमा लोगे डॉक्टर बन के, ठीक है। तो इट्स लाइक कि ठीक है, अगर तुम्हारे एजुकेशन पे पैसे जा रहे हैं तो गो फॉर इट, ठीक है। हम कितने सारे फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च कर देते हैं, तो इफ़ यू कैन डिवोट समथिंग तो करो। मैंने भी लाइक नीट प्रेप का सब्सक्रिप्शन ले रखा था जब मैं तैयारी कर रहा था। PW का लक्ष्य बैच में भी इनरोल था, मैंने बायोमेंटर्स ले रखी थी, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, और अपनी कोचिंग में भी इनरोल था, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे चारों से पढ़ करके बहुत फ़ायदा हुआ, मेनली मुझे अपनी कोचिंग से फ़ायदा हुआ, मुझे PW से फिजिक्स में फ़ायदा हुआ, नीट प्रेप से मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इन सब के लिए फ्लैश कार्ड यूज़ करा था, बायोमेंटर से मैंने बायो के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो इट्स लाइक कि हर इंसान ने हेल्प करा यहाँ तक आने में, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम्हें जहाँ से भी हेल्प मिल रहा है लो एंड पढ़ाई करो, है ना। बेसिकली इंडिपेंडेंस डे के इवेंट पे हमारा एक इंडिपेंडेंस डे सेल है, जिसके अंदर जो मेड मेंटर्स के पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन दैट इज़ फॉर ₹2499 हम 1599 में दे रहे हैं। पूरे साल की मेंबरशिप है वो, है ना। उसमें तुम्हें प्रॉपर्ली 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी। संडे को हम लोग बात करेंगे वीडियो कॉल पे कि कैसा रहा पूरा वीक, क्या क्या तुमने करा नहीं करा। उस सब के अलावा तुम्हें सैटरडे को तुम्हारा वीकली टेस्ट होगा, सारा NCERT बेस्ड होगी प्रॉपर्ली। तुम्हारा फ्राइडे को तुम्हारे डायग्राम्स का टेस्ट हुआ करेगा, तुम्हारे जो भी डायग्राम्स होते हैं उन सब के अलावा तुम्हें माइंड मैप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, अलग अलग ट्रिक्स बताए जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला बताया, उस तरीके से फिर मैं उस पर 17 मिनट के ऑडियो भेजता हूँ, समझाता हूँ पूरे दिन में कि देखो तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। डेली कुछ एक नई चीज़ उसमें सिखाई जाती है। इसके अलावा तुम 24/7 कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। तुम्हें एक मेंटर असाइन किया जाता है, ये पूछा जाएगा कि तुम ड्रॉपर हो, तुम किस क्लास में हो, है ना। एक एक चीज़ तुम्हारी लाइक प्रॉपर हम पहले हिस्ट्री लेते हैं तुम्हारी कि तुम्हारे नीट की तैयारी में कितना क्या कैसे रहा है, तुमने कब पढ़ाई शुरू करी, क्या स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, क्या वीक है, कैसे चीज़ें गई तुम्हारे, है ना, घर पर क्या इशू हुआ। मतलब एक एक चीज़ लाइक तुम्हारे पढ़ाई के इशू से लेकर के तुम्हारे लाइफ की पर्सनल चीज़ें भी यू कैन डिस्कस विद अस एंड वी विल मेक श्योर कि हम तुम्हें गाइड करें, तुम्हारे साथ लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल एंड तक, ठीक है ना। तो तुम इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे @medmentors पे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहाँ पर जाके देख सकते हो। एंड इन द एंड मैं यही कहूँगा कि जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, करो, ठीक है ना। इस एग्जाम को निकाल कर यू आर गोइंग टू सेव समवन्स लाइफ, ठीक है। मेक श्योर कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना समझदार बनाओ कि आगे चल करके तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, है ना। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। और सच बता रहा हूँ कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से चीज़ें करी हैं, ठीक है ना, और तुम्हारे पास लाइक दिमाग है ना प्रॉपरली, तुम देखते हो कि लोग प्राइवेट प्रैक्टिस एंड ये सारे डॉक्टर्स करते हैं ना, करोड़ों रुपये कमाते हैं। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, एक बार कॉलेज में आ जाओगे ना, तुम्हारी 95% लाइफ सेट है, प्रॉपरली सेट है। तुम्हारा MBBS हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पर आके सब लोग कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे, ठीक है। डॉक्टर बनकर निकल जाओगे। जो मेहनत है यही 2 साल की है, ठीक है ना। 2 साल क्या, मैं 8 महीने कह रहा हूँ। इन 8 महीने घिस लो, जितना मेहनत कर सकते हो कर लो ज़िंदगी भर, ठीक है ना। इस 8 महीने के मेहनत से तुम 80 साल आगे लाइफ के अपने जो भी हैं तुम्हारे, उसको तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। खुद का, खुद की फैमिली का, खुद के अराउंड लोगों का। तो ठीक है, मेक श्योर कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो एंड जो भी होता है कमेंट करो, जो भी तुम्हें दिक्कत है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, कमेंट डाउन, है ना। एंड फिर ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, है ना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।